हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मैक्स मांगा एक्सप्लेन में। आज हम फिर से शुरू करने जा रहे हैं बुक ऑफ एस्पर का अगला एपिसोड। कहानी वही है, लेकिन हर दिन एक नया मोड़ लेकर आती है। तो बिना देर किए चलिए अब शुरू करते हैं आज की एपिसोड नंबर 778 और 779 का। ये सच नहीं हो सकता। बाइली जिंगवे का चेहरा फड़क उठा और वो लड़खड़ाते हुए पीछे हटा। पेट्रियार्क को पीछे धकेल दिया गया। ये नहीं हो सकता। बाकी सब लोग भी हक्के बक्के रह गए। इनविंसिबल सॉर्ड हारने की हालत में दिख रहा था। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। एम्परर बाइली जिंगशी तो जैसे एकदम सूख गया, हैरानी में जमीन पर ही बैठ गया। अगर पेट्रियार्क गिर गया तो हजारों साल पुराना ये साम्राज्य भी ढह जाएगा। डांकिंग शेन को जरूर यकीन था कि जुओ फैन कर सकता है, लेकिन आंखों से ये सब देखना एकदम अलग बात थी। उसकी ताकत तो ऐसी थी जो किसी के भी बस की बात नहीं लगती थी, और वो बूढ़ा राक्षस अगर जिंदा बच गया तो बस सनरिंग सोर्ड ने सारा वार झेल लिया। इस वजह से जुओ फैन का सोरिंग सोर्ड आर्ट को लेकर जो समझ और पकड़ थी वो तो बिल्कुल पागलों जैसी थी। शांगुआन कुल ने सदियों से वही तलवार थामी हुई थी, मगर जो जुओ फैन ने 100 सालों में दिखा दिया वैसा कोई और कभी नहीं कर पाया। शांगुआन फेयून का गला सूख गया। सोरिंग सोर्ड आर्ट में इतनी ताकत होती है, मुझे पहले क्यों नहीं समझ आया। बस छोटा सांजी ही सीधा खड़ा था। जुओ फैन के दाएं हाथ की तरफ देख रहा था और अपने मुंह से खून पोंछ रहा था। जुओ फैन की सोरिंग सोर्ड आर्ट की समझ उसे सोरिंग किलिन की शक्ति को देखकर और उसे महसूस करके मिली थी, और जब जुओ फैन ने किलिन का हाथ इस्तेमाल करके सोरिंग सोर्ड आर्ट को छोड़ा तो वो ताकत कई गुना बढ़ गई। इतनी ज्यादा कि वो बूढ़ा राक्षस अपनी पूरी ताकत के साथ भी सनरिंग सोर्ड आर्ट से उसे झेल नहीं पाया। सबकी सांसें थमी हुई थी। इनविंसिबल सोर्ड पहली बार गंभीर दिखा और उसकी आंखों में ठंडक की झलक थी, क्योंकि वो अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के सामने खड़ा था। तभी टूटने की आवाज उसके कानों तक पहुंची और बैली यूतियां का दिल कांप गया। उसने देखा कि उसके सीने का कवच सोरिंग सॉर्ड के वार से दरकने लगा था। ऊपर वाले बाइली यूटियन ने धीरे से सांस छोड़ी। मैं तो यही सोचकर आया था कि 100 साल पुराने अपने आप को सामने रखकर इस चुनौती को खत्म करूंगा और सम्मान से सबसे ऊपर पहुंचूंगा, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। मुझे सब कुछ झोंकना पड़ेगा, तभी शायद मैं उस नई दुनिया की झलक पा सकूं। बाइली यूटियन ने मुस्कुराते हुए जुओ फैन की तरफ देखा और आंखों में आग जलने लगी। जुओ फैन, आओ इस अंतिम युद्ध को खत्म करते हैं। बिल्कुल खुशी से जुओ फैन ने अपनी डिमोनिक सॉर्ड को झटका दिया और जोर से चिल्लाया। दोनों फिर से लाल चमक में डूब गए। जुओ फैन ने ताकत लगाकर एक और घातक सोरिंग सोर्ड की लहर बाइली यूटियन की ओर छोड़ी। अब इनविंसिबल सोर्ड बचाव नहीं कर रहा था, बल्कि वार से बच रहा था। सनरिंग सोर्ड को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। सोरिंग सोर्ड की लहर उसके पास से गुजरी, हल्का सा सनरिंग सोर्ड से छूती हुई, मगर इतनी ज्यादा ताकत थी कि सीने के दरके हुए कवच पर और ज्यादा दबाव बन गया और दरारें और फैल गईं। ये सोरिंग सॉर्ड आर्ट सच में डरावनी है। इसकी ऑरा में ही इतनी ताकत है, लेकिन अब वक्त आ गया है। इनविंसिबल सोर्ड ने एक बार फिर जुओ फैन की ओर देखा, मगर इस बार वो सोरिंग सोर्ड की लहर के पीछे से सीधे जान लेने चला आ रहा था। हा, सोरिंग सोर्ड आर्ट तो स्ट्रॉन्गेस्ट है ही, लेकिन अकेली ये तुम्हें गिराने के लिए काफी नहीं है। तुम्हें गिराने के लिए मुझे तुम्हारे बहुत करीब आना होगा। धड़ाम। जुओ फैन ने स्कारलेट आभा के साथ वार किया। इनविंसिबल सोर्ड ने तलवार उठाकर रोका। जोर की टक्कर हुई और दोनों तलवारें आपस में टकराईं, मगर जुओ फैन की ताकत के आगे इनविंसिबल सोर्ड दबने लगा। डिमोनिक सोर्ड सनरिंग सोर्ड को धकेलते हुए उसके सीने तक जा पहुंचा। इनविंसिबल सोर्ड का कवच और ज्यादा दरक गया, इतनी तेजी से कि पूरे शरीर पर काली नसों जैसे निशान फैल गए और अब वो टूटने को तैयार था। इनविंसिबल सोर्ड ने दांत भींच लिए और बिना किसी डर के सामने खड़े नौजवान को देखा। उसका चेहरा लाल पड़ा था और पूरी ताकत से उसने जुओ फैन को पीछे धकेल दिया। छोकरे, तू इतनी हिम्मत के साथ मेरे पास आ गया? बकवास। थंडरस्टॉर्म। इनविंसिबल सॉर्ड ने जोर से चिल्लाया और सनरिंग सॉर्ड को घुमाया। आसमान से हजारों थंडर सॉर्ड्स बरस पड़े, हर दिशा से जुओ फैन पर हमला कर रहे थे। जुओ फैन दुश्मन की टेरिटरी में था और वहां की वर्ल्ड एनर्जी उसके काबू में नहीं थी। अब वो हेवन सीलिंग सोर्ड आर्ट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। जेनेसिस स्टेज की लड़ाई में हर किसी का अपना डोमेन होता है, और किसी और की टेरिटरी में घुसना मतलब अपनी ही ताकत को खो देना। बहुत ही खतरनाक होता है ये, और तब तक कोई ये जोखिम नहीं उठाता जब तक उसे जीत की पूरी गारंटी न हो। जुओ फैन ने ऐसी ही अनहोनी रिस्क उठाई बाइली यूटियन से पास से लड़ने के लिए, लेकिन जब उसे लगा था कि वार से सब खत्म हो जाएगा, तब असल में उसका ओपोनेंट जवाबी हमला कर बैठा। अब जुओ फैन खुद मुसीबत में फंस गया था। बैली जिंगवे के लोग खुशी से चिल्लाने लगे, उन्हें फिर से उम्मीद नजर आने लगी, मगर जुओ फैन एकदम शांत था। उसकी डेमोनिक सॉर्ड की गोल्डन रेखा तेज चमकी और तेज गर्मी छोड़ी। डेसिमेटिंग सॉर्ड आर्ट, डेसिमेटिंग हेवन। उसने तलवार को आसमान की तरफ घुमाया और चारों ओर से तपती हुई लहरें निकलने लगीं। कुछ ही पलों में आसमान में गोल्डन फ्लेम्स बनने लगे और मोटे मोटे आग के दीवारें आसमान से उसे अलग कर चुकी थीं। पर्पल लाइटनिंग की लहरें फ्लेम वॉल्स पर गिरते ही बुझ गईं।
डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट और सनरिंग स्वॉर्ड आर्ट में काफ़ी समानता थी, दोनों ही रॉ पावर को पसंद करते थे। लेकिन फ़र्क ये था कि डेसिमेटिंग स्वॉर्ड आर्ट में थोड़ी लचीलापन था, सख्त थी मगर क्रूर नहीं। इसी खासियत से उसने विरोधी की ताकतवर लहरों को भी जलाकर राख कर दिया। बाइली यूटियन का जो विशाल स्वॉर्ड वेव अटैक था, जो वर्ल्ड पावर से भरा हुआ था, वो कुछ पलों के लिए ही सही लेकिन रुक गया, और बस यही समय काफ़ी था। अब जब इनविंसिबल स्वॉर्ड आसमान से कट चुका था, जुओ फैन ने दोनों को वर्ल्ड पावर से अलग कर दिया और फिर से बाइली यूटियन के सामने जा पहुंचा। उसका हाथ स्कारलेट में जल रहा था और उसने सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट से सीधा उसके सिर पर वार किया। तलवार की धार से स्कारलेट रोशनी निकली और बाइली यूटियन को फिर से दांत भींचकर अपनी तलवार से रोकना पड़ा। लेकिन इस बार दूरी इतनी कम थी कि स्वॉर्ड वेव और भी ज्यादा ताकतवर हो गई थी। बाइली यूटियन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। डिवाइन स्वॉर्ड सीने में गहराई तक घुस गई और अब तो वो दिल के पास पहुंचने लगी। उसकी क्रैक्ड आर्मर अब पूरी तरह बिखर गई और सोरिंग स्वॉर्ड की ताकत उसके दिल तक पहुंच गई। उसने एक के बाद एक 3 बार खून उगला और उल्टा उड़ता हुआ जमीन पर मीटेर की तरह गिरा। जमीन में जोर की टक्कर हुई और उसके साथ जोर का धूल का गुबार उठा, जिसमें एम्पायर के लाखों सोल्जर कुचल गए। बैली जिंगवेई का दल फौरन शॉकवेव से बचने के लिए झुक गया और डैंक्विंग शेन के लोग कैदियों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जब धूल छटी तो जुओ फैन ऊपर हवा में खड़ा था। अब आसमान में कोई पर्पल बिजली नहीं थी। इसका मतलब था कि इनविंसिबल स्वॉर्ड अब कंट्रोल में नहीं रहा, या शायद। बाइली जिंगवे की आंखें कांप उठीं। वो उस विशाल क्रेटर की तरफ देखता रहा जहां दर्जनों मील तक जमीन टूट चुकी थी। पेट्रियार्क कैसे हार सकते हैं? बाइली यूटियन मर चुका है, हम जीत गए। जिदर स्वॉर्ड किंग ने जब देखा कि आसमान में अब कोई बिजली नहीं बची तो उसने गहरी सांस ली और खुशी से चिल्लाया। जुओ फैन की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। अगर इनविंसिबल स्वॉर्ड में थोड़ा भी दम बाकी होता तो आसमान में वो पर्पल बिजली अब भी चमक रही होती। डेविल पैलेस और चारों लैंड के कैदियों ने भी खुशी से चीखना शुरू कर दिया। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि महान इनविंसिबल स्वॉर्ड को भी ऐसा दिन देखना पड़ेगा। बस बाली स्वॉर्ड किंग्स और एम्पायर के सोल्जर अब भी जमीन पर गिरे हुए थे, अविश्वास में डूबे हुए। पेट्रियार्क हार नहीं सकते, लेकिन अब उनकी इच्छा या जरूरत का कोई मतलब नहीं था। पर्पल रोशनी जा चुकी थी और एम्पायर गिर चुका था, वो भी अपने इनविंसिबल गॉड के साथ। कुछ लोग खुशी मना रहे थे तो कुछ गम में डूबे हुए थे। हंसी के साथ साथ दुख की आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। जुओ फैन अब भी क्रेटर को घूर रहा था। तलवार जरूर ताकतवर थी, मगर बस इतना ही कि बूढ़े को घायल कर सके, जान नहीं ले सकी। तभी बिजली सी कड़की और आसमान फिर से पर्पल लाइटनिंग से चमक उठा। एक और ज्यादा भारी ताकत पूरे मैदान पर छा गई। सबकी सांसें रुक गईं। क्रेटर से एक बूढ़ी आवाज आई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि बात यहां तक पहुंच जाएगी, लेकिन अब। जुओ फैन। सबके रोंगटे खड़े हो गए उस जानी पहचानी आवाज से उठे, डर के एहसास से। उनके गले जैसे जकड़ गए हों। धीरे धीरे उन्होंने गर्दन घुमाकर गड्ढे की तरफ देखा। किसी के चेहरे पर मायूसी थी तो किसी के चेहरे पर जोश। साम्राज्य जिंदा है। गरज की आवाज के साथ पर्पल थंडर फिर से आसमान में चमका और पूरा आसमान बैंगनी रंग में डूब गया। अंधेरे का नामो निशान तक नहीं बचा। हवा तक बिजली से भरी हुई थी। पर्पल थंडर हर तरफ सांप की तरह लहराते हुए दौड़ रही थी। कुछ ही पलों में जुओ फैन चारों तरफ से बैंगनी चमक से घिर गया। ये हो क्या रहा है? डंकिंग शेन का दिल जैसे गले में आ अटका। वो सिर के ऊपर झिलमिलाती बिजली को देखकर घबरा गया, जो बस 1 फुट की दूरी पर थी। ये वर्ल्ड पावर नहीं है तो फिर पूरी दुनिया उस बूढ़े राक्षस के काबू में कैसे आ गई? एक पर्पल लाइटनिंग उसके बिल्कुल पास गिरी और उसे 2 दर्जन मीटर दूर उड़ा दिया। उसका चेहरा लाल हो गया, मुंह से खून निकल आया। बाकी सबने भी महसूस किया कि ये बिजली कभी भी गिर सकती है और उनका दिल डर से जकड़ गया। ये क्या हो रहा है? हम तो उस बूढ़े राक्षस के इलाके में भी नहीं हैं, फिर ये यहाँ कैसे प्रकट हो सकती है? जेनेसिस स्टेज का एक्सपर्ट इतनी हद तक कंट्रोल नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है जैसे ये दुनिया उसी के इशारों पर चल रही है और हम उसके कैदी हैं जो जरा सी नाखुशी पर हमें मार डालें। ये तो खौफनाक है। जिदर स्वॉर्ड किंग और लिंग युनटियन ने चारों तरफ चमकती पर्पल लाइटनिंग को देखा। पूरे बदन से पसीना बह रहा था। बाइली जिंगवे हंसते हुए हाथ जोड़कर बोला, पेट्रियार्क अजेय है। पेट्रियार्क के रहते साम्राज्य कभी नहीं गिरेगा। हा हा हा। पेट्रियार्क अजेय है। पेट्रियार्क अजेय है। सैनिक पागलों की तरह मुट्ठियां हिलाते हुए चिल्ला रहे थे। बाकी लोग ऐसे दिख रहे थे जैसे नर्क में घुस आए हों। उन्हें पता था बाइली यूटियन ताकतवर है, मगर अब ताकत भी उसके लिए सही शब्द नहीं था। यह तो इंसानी समझ से परे था। ये बिजली किसी भी वक्त उन्हें मार सकती थी। जीत की खुशी मिट चुकी थी, अब बस हताशा थे। वे चूहे बन चुके थे बूढ़े के पिंजरे में, जिसे वो अपनी मर्जी से नचा सकता था। वो अब इंसान नहीं बल्कि जिंदा गॉड बन चुका था। भला गॉड से कौन टक्कर ले सकता था? उनकी नज़र आसमान में खड़े जुओ फैन पर पड़ी, एक छोटी सी उम्मीद के सहारे। गॉड से लड़ने वाला अगर कोई हो सकता है तो वो उसका उल्टा एक डेविल ही हो सकता है। क्या सच में जुओ फैन, वो डेविल, इसे रोक पाएगा?
उनकी आंखों में हल्की सी उम्मीद जग गई और सबकी निगाहें आसमान में उस आदमी पर टिक गईं। गड़गड़ाहट के बीच और बिजली की चमक में इनविंसिबल स्वॉर्ड का मजबूत शरीर गड्ढे से बाहर तैरता हुआ आया। वो पर्पल लाइटनिंग से घिरा हुआ था, मानो थंडर गॉड बन गया हो। उसकी बख्तर गायब थी, मुंह से खून बह रहा था, मगर आंखें तेज थीं और ऑरा धमाकेदार। बाइली जिंगवे के लोग हंसने लगे। पेट्रियार्क अजेय है। झुओ फैन, ये लोग तो अनजान हैं, मगर तुम नहीं। नीचे की दीवानगी को नजरअंदाज करते हुए बाइली यूटियन ने मुस्कुराकर झुओ फैन की तरफ देखा। झुओ फैन ने सिर हिलाया। जेनेसिस के ऊपर स्पिरिट किंग स्टेज होता है, जो हमारे चारों तरफ की हवा पर काबू रखता है। जेनेसिस स्टेज एक्सपर्ट ऊपर की शक्ति को सिर्फ लड़ाई में बढ़त पाने के लिए इस्तेमाल करता है। स्पिरिट किंग एक बॉर्डर ऑफिशियल की तरह होता है, जो पूरे स्पेस को काबू में रख सकता है। हर कोना उसकी शक्ति से भरा होता है और वो उसमें जो चाहे कर सकता है। यही स्पिरिट किंग है। हाँ, मुझे पता था तुम इन लोगों जैसे नहीं हो, तुम हमसे कहीं ज्यादा जानते हो। बाइली यूटियन हंसा। झुओ फैन, जिस दिन तुमने मुझसे कहा था कि जेनेसिस के ऊपर भी कुछ है, मुझे शक था। यहां तक कि जब मैंने तुम्हें सी डीमन से लड़ते देखा तब भी यकीन नहीं हुआ। मगर जब मैं आगे बढ़ा और वो सारी शक्ति महसूस की तो समझ आया कि तुमने कभी झूठ नहीं कहा। मोर्टालिटी से स्पिरिचुअलिटी, इंपीरियल, सेंटली और सॉवरेंटी, ये सब सच है। डेविल माउंटेन भी सच है। इसलिए मैं इसे अपनी आंखों से देखने को बेचैन हूं। बस कुछ दिन पहले जब मैंने ब्रेक थ्रू किया, मुझे अपने शरीर में हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई मुझे खींच रहा है यहां से जाने के लिए। तो फिर रुक क्यों रहे हो? लिंग यूनटेन और बाकी ने मन ही मन सोचा। झुओ फैन भी ठहरकर सोच में पड़ गया। जेनेसिस के ऊपर जाते ही तुम मॉर्टल डोमेन में नहीं रह सकते। यही वजह है कि मॉर्टल डोमेन में कोई भी मॉर्टल स्टेजेस से ऊपर नहीं है। सब चले गए, मगर कहाँ गए और क्यों? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना। झुओ फैन सोच में था और बाइली यूटियन हंसा। हालात तो ऐसे हैं कि मुझे छोड़ देना चाहिए और नए वर्ल्ड को देखना चाहिए, मगर मुझे हमारा वादा याद था। मुझे तुम्हारी किस्मत का पता नहीं था, फिर भी मैंने इंतजार किया। ऊपर से जिंगवेई ने बताया कि साम्राज्य में बड़ा बदलाव आने वाला है। मैंने एक रिफाइनर से 11 स्टेज स्पिरिचुअल आर्मर बनवाया ताकि अपनी कल्टिवेशन को दबा सकूं और जाने से बच सकूं। मगर किस्मत देखो, तुम खुद मेरे सामने आ गए। अब मैं दिल खोलकर लड़ सकता हूं और सबका अंत कर सकता हूं। हा हा हा, अभी तक तुमने पूरा जोर क्यों नहीं लगाया? झुओ फैन ने ताना मारा। क्या तुम्हें लगा जेनेसिस स्टेज मेरे लिए काफी है? बाइली यूटियन ने सिर हिलाया। झुओ फैन, तुम स्पिरिट किंग स्टेज की ताकत जानते हो तो ये भी जानते हो कि ऐसे लड़ना तुम्हारे लिए मजा खत्म कर देगा। मगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि 100 साल बाद तुम इस स्तर से ऊपर चले जाओगे। वो तलवार मुझे पहले बर्बाद कर देती। अफसोस कि 11th स्टेज स्पिरिचुअल आर्मर टूट गया और मेरी शक्ति खुल गई। 2 घंटे में मुझे यहां से जाना ही होगा। बाइली यूटियन ने आसमान की तरफ देखा। पर्पल लाइटनिंग के बीच एक चमकीली रोशनी उतर रही थी, मानो ऊपर जाने का रास्ता बन रहा हो। मैं चाहता था कि तुमसे और लड़ सकूं, मगर अफसोस समय मेरे पास कम है और ताकत तुम्हारे पास। एक योद्धा होने के नाते मैं तुम्हें खुद विदा करूंगा, ये मेरा सम्मान होगा। बाइली यूटियन ने गहरी सांस लेकर हाथ उठाया। हवा भारी हो गई और सारी बिजली झुओ फैन की तरफ बढ़ गई। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। झुओ फैन ने अपनी डेमोनिक सोर्ड लहराई। गोल्डन फ्लेम्स चारों तरफ फैल गईं और बिजली को मिटा दिया। तुम बड़े मेहरबान हो इनविंसिबल सोर्ड, मगर ये लाइन मेरी होनी चाहिए। तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हारा सिर उतारूंगा। तुम्हारी कोई भी आखिरी इच्छा हो, मैं पूरी कर दूंगा। हा हा हा, झुओ फैन, तुम वाकई गजब हो। क्या सच में तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई चांस है? बाइली यूटियन ने मजाक किया। तुम्हारी तलवार ताकतवर है, मगर अब वो मुझे चोट नहीं पहुंचा सकती क्योंकि हमारे चारों तरफ सब कुछ मेरे काबू में है। तुम्हारे लिए अब कोई उम्मीद नहीं। यही वजह थी कि मैं स्पिरिट किंग स्टेज पर तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। ये बोरिंग है। एक स्कारलेट स्वॉर्ड वेव झुओ फैन ने पूरी ताकत से उसके गले की तरफ छोड़ी। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने बस 2 उंगलियां उठाकर क्रॉस कर दी। सबकी डरी हुई आंखों के सामने हवा मुड़ी और झुओ फैन का वार 1 मीटर हटकर जा पटा। बाइली यूटियन शांत भाव से खड़ा रहा। ये मेरी दुनिया है और अब तुम मुझे छू भी नहीं सकते। डांकिंग शैन के लोग निराश होकर सिर झुका बैठे थे। क्यों? आखिर क्यों? जब कोई इनविंसिबल स्वॉर्ड को गिरा सकता था, तभी ये राक्षस भी आगे बढ़ गया। अब सब मर जाएंगे। सारी योजनाएं बेकार, सारी मेहनत बेकार चली गई। इनविंसिबल स्वॉर्ड सच में इनविंसिबल है। बैली जिंगवेई के लोग जीत की मुस्कान लिए सीना ताने खड़े थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि झुओ फैन के चेहरे पर भी एक खतरनाक मुस्कान थी। वो कभी कभी अपनी ढकी हुई आंख को छूता, चेहरे पर शांति थी। अब मुझे भी पूरा जोर लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। बाइली यूटियन ने अपना हाथ झुओ फैन की तरफ बढ़ाया और हवा में कसकर पकड़ा, जैसे किसी चीज को जकड़ लिया हो। दुर्भाग्य है कि डेविल माउंटेन तो मैं ही जाने वाला हूँ झुओ फैन। अब कभी अलविदा। गड़गड़ाहट होने लगी, जैसे पूरा आसमान फट रहा हो और झुओ फैन के चारों ओर बिजली पंजे की तरह हर तरफ से बंद हो गई। जहां भी उसने नजर डाली, बैंगनी बिजली चमक रही थी और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। झुओ फैन का टुकड़े टुकड़े हो जाना तय था।
अपनी आखिरी उम्मीद को टूटते देख बाकी सबने भारी सांस ली। लुओ युनचांग की आंखों में आंसू आ गए और वो चिल्ला उठी, झुओ फैन, मास्टर, बड़े भाई, झुओ स्टुअर्ट। पूरा लुओ क्लान चिंता में डूबा था, मगर कुछ कर नहीं सकता था, सिर्फ पुकार सकता था। क्याओर और गू संतोंग, जो उसके अपने बच्चे थे, वो ही अकेले शांत खड़े थे, जैसे ये सब बस एक तमाशा हो। ओयांग लिंगशन ने उन्हें अजीब नज़रों से देखा। क्या तुम्हें जरा भी चिंता नहीं हो रही कि तुम्हारे डैड मरने वाले हैं? क्यों होनी चाहिए? क्या इसे मरना कहते हैं जब डैड ने अभी पूरी ताकत लगाई ही नहीं? गू संतोंग ने हंसते हुए कहा, रुको, तब तक जब तक डैड के सारे तरीके खत्म ना हो जाएं और वो कुछ न कर सके, तब असली खतरा होगा। फिलहाल तो ये कुछ नहीं। ओयांग लिंगचन ने उसे लंबे और सुस्त अंदाज में देखा। तुम्हारे डैड ने अभी तक पूरी ताकत नहीं लगाई? उन्होंने चारों स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल कर लिया, यहां तक कि वो भी बाली यूटियन से निपटने में नाकाम रहा, जो अब उससे एक स्टेज ऊपर स्पिरिट किंग है। ऐसे हालात में वो कैसे जीत पाएगा? आइस किंग, आपको हमारे डैड के बारे में पता ही नहीं है, क्याओर ने छेड़ते हुए कहा। डैड ने पिछले 100 साल सिर्फ तलवार पर ध्यान दिया है, लेकिन उससे पहले उन्होंने और भी कई लोगों को हराया है। आपको पता होना चाहिए कि डैड की असली ताकत उनकी आंखों में है। जब तक उनका वो इस्तेमाल नहीं होता, तब तक इसका मतलब है वो आसानी से लड़ रहे हैं। आंखें? ओयांग लिंगचन और उसके साथी चौंक गए और आसमान में सफ़ेद कपड़ों वाली उस शक्ल को देखा जो घातक बिजली के बीच भी बिल्कुल बेफिक्र खड़ी थी। उसने धीरे से अपनी आंखों का ढक्कन हटाया और बर्फ से जमी हुई आंखें और साथ ही माथे पर एक अजीब निशान दिखा दिया। मैं हेवन सीलिंग स्वॉर्ड आर्ट को पूरी तरह समझ चुका हूं और सीलिंग का इस्तेमाल जानता हूं। अब ये आंखें फिर बेकाबू नहीं होंगी। झुओ फैन ने एक इशारा किया और अपनी 2 उंगलियां माथे पर रखी। उसके माथे का निशान तेज नीली रोशनी से चमका और फिर धीरे धीरे उसकी त्वचा से गायब हो गया। जैसे ही उसकी ताकत खत्म हुई, आंखों पर जमी बर्फ पिघलने लगी। झुओ फैन के चेहरे पर उत्साह आ गया और वो नतीजे का इंतजार करने लगा। अब बिजली उसके बिल्कुल करीब थी। बाइली यूटियन ने हाथ झटका और इलाका जोर से गरजने लगा। झुओ फैन चारों तरफ से बैंगनी बिजली की बाढ़ में घिर गया, जिसकी चमक इतनी तेज थी और ताकत इतनी भयानक कि जो भी उसके रास्ते में आता वो खत्म हो जाता। झुओ फैन लुओ युनचांग के चीखने की आवाज में खो गया। बाकी सबने भारी सांस ली। बाली यूयू ने सिर झुका लिया। काश मैं तुम्हें पेट्रियार्क से मिलने से रोक देती, लेकिन अब। ओयांग लिंगेटियन ने अजीब सा चेहरा बनाया और गू संतोंग की तरफ देखा। तुम्हारे डैड कहाँ हैं? मर गए? दोनों अब भी बेफिक्र थे, जिससे बाकी धर्मा किंग्स हैरान थे। बाइली यूटियन ने सफ़ेद रोशनी को और फैलते देखकर सांस भरी। अफसोस की बात है, लेकिन कम से कम मुझे डेविल माउंटेन जाने का पास मिल गया। अब मैं बेफिक्र जा सकता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारे एम्पायर को मैं तबाह कर दूं अगर तुम चले गए तो? ये पागलपन भरी हंसी की आवाज़ आई। बाइली यूटियन का दिल जोर से धड़क उठा और उसने उस जगह देखा जहां बिजली सबसे ज्यादा इकट्ठी थी। तभी बैंगनी बिजली से भी ज्यादा भयानक आवाज के साथ आसमान में काले थंडर फ्लेम्स फट पड़े। बैंगनी बिजली ने जरा भी विरोध नहीं किया और उसके बीच से वो जाना पहचाना चेहरा नजर आया, जो इन काली लपटों के बीच भी बिल्कुल बेअसर खड़ा था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थीं। दाईं आंख में 4 गोल घेरे के साथ सुनहरी चमक और बाईं आंख में हल्की नीली चमक के साथ आग जैसे खींचते हुए अंधकार का गड्ढा। बाइली यूटियन चौंक उठा। तुम मरे क्यों नहीं? मैंने कहा था, तुम्हारी इच्छा तो मुझे पूरी करनी है। मैं कैसे मर सकता हूं उससे पहले? बाइली यूटियन ने उसे घूरा, फिर हल्की हंसी दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जेनेसिस स्टेज में हो और मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। मैं अब सच में अजय हूं। मुझे नहीं पता तुम ये कैसे झेल गए, लेकिन तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम जितनी बार चाहो बच सकते हो, लेकिन जीत कभी नहीं पाओगे। झुओ फैन के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। सच है, स्पिरिट किंग के सामने जेनेसिस स्टेज बहुत नीचे है। बेली जिंगवेई ने तिरस्कार भरी हंसी दी। तुम बच निकले, लेकिन पेट्रियार्क इस दुनिया का सबसे बड़ा अस्तित्व है। तुम उसके सामने क्या कर सकते हो? बाइली यूटियन की आंखें चमकीं और उसने हथेली से वार किया। असॉर्ट किंग्स लैशिंग। देखूं तुम इससे कैसे निपटते हो। पूरा आसमान बैंगनी तलवार की लहरों से भर गया, जो बारिश की तरह झुओ फैन पर बरस रहे थे। इस बार न सिर्फ रेंज बड़ी थी, बल्कि ताकत भी कई गुना ज्यादा थी और उनकी गिनती भी बढ़ गई थी। ये एनर्जी की मोटी ओले जैसी बरसात झुओ फैन को भेदने और दबाने आ रही थी। इनविंसिबल स्वॉर्ड बस देख रहा था कि वो इस बार क्या करेगा। अजीब बात यह थी कि झुओ फैन बस वहीं खड़ा रहा, हिला तक नहीं। अगले ही पल झुओ फैन गायब हो गया और ये बड़ा हमला खाली चला गया। वो कहाँ गया? बाइली यूटियन चौंक गया। तभी उसके एक तरफ से जोर की हवा चली। बाइली यूटियन ने झट से सनरिंग सोर्ड से वार किया। गहरी लाल रोशनी और वो जानी पहचानी निर्मम ताकत उसके दिल में उतर गई, जिससे उसके हाथ सुन्न हो गए और वो हवा में जा गिरा। उसका खून उबलने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और देखा कि झुओ फैन अपनी पुरानी जगह पर खड़ा था। उसकी दाईं आंख में एक सुनहरा घेरा चमक रहा था। ये जगह तो मेरे काबू में है। तुम मेरे पास कैसे आ गए? ये संभव नहीं है।
थंडर फ्लेम वॉइड एनाइलेशन। जुओ फैन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आई। उसकी दाईं आंख में 2 सुनहरे घेरे चमके और बाईं आंख में काली थंडर फ्लेम की चमक फूट पड़ी। एक टूटी सी काली लपटों की किरण उसकी आंखों से निकलकर सीधे बाइली यूटियन की तरफ चली। जुओ फैन की बढ़ी ताकत की वजह से उसकी आंखों की ताकत भी बेहद खतरनाक हो चुकी थी। ताजा स्पिरिट किंग होने के बावजूद बाइली यूटियन इस थंडर फ्लेम से भरी वॉइड एनाइलेशन को रोकने में धीमा पड़ गया जो उसकी जान लेने आ रही थी। बाइली यूटियन बस स्पिरिट किंग की क्षमता का इस्तेमाल कर सका। उसने अपनी उंगलियां फैलाकर हमले के सामने की जगह को मोड़ने और उसे टालने की कोशिश की। ये बेकार साबित हुआ। हमला 1 इंच भी नहीं हटा। काली लपटों की किरण सीधा इनविंसिबल सोर्ड की तरफ गई। वॉइड एनाइलेशन तो वैसे ही हर स्पेशल स्किल का दुश्मन था। कोई भी स्पेशल हमला इसे रोक नहीं सकता था और थंडर फ्लेम तो वैसे भी अस्तित्व की हर चीज को जला सकती थी। इनविंसिबल सोर्ड अपनी भारी ताकत के बावजूद इस हमले के सामने एक बेबस स्पिरिट किंग बन गया और पीछे हटने को मजबूर हो गया। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड एक सॉवरेन का अल्टीमेट स्किल था। पूरे सेक्रेट डोमेन में स्पेशल फील्ड में इससे ज्यादा योग्य स्किल शायद ही कोई हो। बाइली यूटियन की आंखें हल्की सी फड़क उठीं जब सामने से आती ब्लैक फ्लेम की किरण उस पर पड़ी। दिल जोर से कांप उठा। उसकी समझ से परे था कि वो एक ऐसे स्टेज पर है जहां कोई नश्वर पहुंच भी नहीं सकता, फिर भी जुओ फैन जैसा एक छोकरा उसे हरा रहा है। उसने इसे समझने की कोशिश छोड़ दी, खुद को शांत किया और सनरिंग स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा लिया। इनविंसिबल स्वॉर्ड के हाथ कांप उठे और वो उस भयानक वार से उछलकर 1 मील दूर जाकर रुका। ब्लैक फ्लेम उसकी तलवार से होते हुए उसके कांपते हाथों तक फैल गई। सामने खड़े हंसते हुए शख्स को घूरते हुए बाइली यूटियन का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अभी स्पिरिट किंग का अपना फायदा उठाया था, फिर भी ऐसे हमले के सामने कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब था कि इस लड़ाई में हार भी पॉसिबल है, वो भी एक ऐसे जेनेसिस स्टेज के लड़के से जो उसके स्टेज एडवांटेज को तोड़ सकता है। देखने वाले सब लोग सन्न रह गए। बैली जिंगवेई का पूरा दल हैरान था। उनके लिए यह समझना मुश्किल था कि उनका पेट्रियार्क, जो इस दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है और अभी अभी एक और ऊंचाई पर पहुंचा है, उसे पीछे धकेल दिया गया। ये क्या चीज है ये? जुओ फैन। डार्कनेस कम्स एंड स्वॉर्ड स्टार वेन्स। डेविल पैलेस का एक आदमी ये बोलना शुरू करता है और फिर वो एक लहर बनकर फैल जाती है, जैसे पूरा माहौल इसी गाने में डूब गया हो। जैसे जैसे ये आवाज बढ़ी, लोगों का जोश भी बढ़ता गया। वो था डार्क डीमन लॉर्ड, उनका डेविल पैलेस लॉर्ड, और वो अब उस अनडिफीटेड नेशन को चकनाचूर करने वाला था। ये पागलपन भरी चीखें सबके कानों में गूंज रही थीं। बैली जिंगवेई ने भी ये सुना। उसका चेहरा उतर गया, दांत भींच लिए। सोल्जर हिचकिचाने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। ये सच नहीं हो सकता। पेट्रियार्क हार जाए, एम्पायर गिर जाए। जब ये शक पूरे बैटलफील्ड में फैल रहा था, तभी बैली जिंगशी, बैली जिंगवे और उनके स्वॉर्ड किंग्स के चारों ओर एक बैरियर खड़ी कर दी गई। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को देखा जो ब्लैक फ्लेम से घिरी हुई थी और मन में डर पैदा हुआ। मगर फिर वो डर भयंकर लड़ाई के जोश में बदल गया। उसने वो लपटें झटक दी। उसका जोरदार विस्फोटक बल पूरी दुनिया में फैल गया, जैसे दुनिया का अंत आ गया हो। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड्स 5th स्टेज वॉइड वॉल। जुओ फैन ने हालात समझते हुए अपना दाहिना आंख खोला, जिसमें 5 हलो दिखाई दिए। स्कैफोल्ड पर मौजूद धर्मा किंग्स और स्वॉर्ड किंग्स 7 अदृश्य बैरियर्स में ढक दिए गए। जुओ फैन ने अपना हाथ उठाकर अपनी डेमोनिक स्वॉर्ड पर फेरा। जहां जहां उसका हाथ गया, ब्लैक थंडर फ्लेम्स उठी और तलवार की ताकत बढ़ती गई। उसने एक शैतानी मुस्कान के साथ उसे सामने खड़े आदमी की ओर झटका। उसकी आंखों में अभी भी लड़ाई की प्यास थी और ताकत अपने चरम पर थी। अब ये क्या करने वाले हैं? सारे सोल्जर ने महसूस किया कि जैसे जैसे हर बैरियर लग रही थी, आसपास की जगह कांप रही थी। उन्होंने बाइली जिंगवे के दल को और स्कैफोल्ड की तरफ देखा। आंखों में आंसू आ गए। अरे भाई, तुम दोनों कोई भारी भरकम चाल चल रहे हो, समझ में आ गया, और तुमने अपने खास लोगों को बचा भी लिया। लेकिन हमारा क्या? हम तो छोटे मोटे लोग हैं, क्या हम ऐसे ही मर जाएं? ये तो सीधा भेदभाव है। डार्क डीमन लॉर्ड तो हमें दुश्मन मानकर बचा नहीं रहा, पर पेट्रियार्क आप भी। और सबसे बड़ी बात, ये लड़ाई शुरू ही आपने की थी। सबका मन टूट गया। उन्हें लगा उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया गया है। मजबूरी में सब इधर उधर भागने लगे। भागो। गड़गड़ाहट। उन्होंने अभी पैर उठाया ही था कि अचानक आसमान, जमीन, हवा, सब कुछ बिजली से फट पड़ा। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सोल्जर, पत्थर, बाकी के 10 मिलियन सैनिक सब एक ही पल में खत्म हो गए। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने चिल्लाते हुए जुओ फैन पर वार किया। पूरी दुनिया तलवार की लहरों में बदल गई जो जुओ फैन की तरफ बढ़ी। सिर्फ इस दबाव और बचे खुचे बल से ही कोई स्वॉर्ड किंग खत्म हो सकता था। जो भी बच गए थे और बैरियर के अंदर थे, उन्होंने इस अद्भुत ताकत को देखा। क्या ये स्पिरिट किंग की पूरी शक्ति है? ये तो डरावनी है, जैसे पूरी दुनिया से लड़ रहे हों। वो हवा और उसमें मौजूद हर चीज को नियंत्रित कर सकता है। कौन इसका सामना कर पाएगा? इसलिए तो उन्होंने बैरियर्स लगाई हैं, ताकि हम बिना राख हुए ये सब देख सकें। इस तबाही को सबसे पास से देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए।
उन्हें अपनी किस्मत पर हैरानी हुई कि वो इतने ज़रूरी लोग हैं कि उन्हें किनारे नहीं किया गया। कुछ लोग जुओ फैन को लेकर चिंतित हो गए। अब वो इस दुनिया के खिलाफ कैसे लड़ेगा जो उस पर टूट पड़ी है। ये तो सिर्फ सैनिकों की लहर भेजने जैसा नहीं था जैसा पिछली जंग में इनविंसिबल स्वॉर्ड के साथ हुआ था। पर इतनी भयानक हालत में भी जुओ फैन मुस्कुरा रहा था। दुनिया बाइली यूटियन के काबू में हो सकती है, लेकिन वो मेरी सराउंडिंग्स को कभी काबू में नहीं कर पाएगा। जुओ फैन ने गहरी सांस ली। उसकी दाहिनी आंख में 4 सुनहरे घेरे थे और बाईं आंख में थंडर और फायर चमक रही थी। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड्स 4th स्टेज, थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर। उसके आसपास की जगह गुनगुनाने लगी और ब्लैक थंडर फ्लेम से अंधेरा हो गया। ये जुओ फैन की अपनी अंधेरी दुनिया थी। वो स्पिरिट किंग नहीं था जो हवा और जगह को अपने काबू में रख सके, लेकिन ये छोटा सा इलाका सिर्फ उसी का था। वायलेंट पर्पल थंडरब्लेड्स जो जुओ फैन की ओर आईं, वो इस काले क्षेत्र में घुसते ही खत्म हो गईं। बाइली यूटियन ने आंखें सिकोड़ लीं। उसने देखा कि ये भारी हमला बेकार जा रहा है, तो उसने चाल बदल दी। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाकर जोरदार वार किया ताकि दुश्मन की रक्षा को तोड़ा जा सके। एक पर्पल वेव आसमान में फैल गई, 300 मीटर बड़ी, और रास्ते में जितनी भी बिजली थी वो उसमें समा गई, जैसे इस अजेय डोमेन को चीरकर रख देगी। लेकिन जुओ फैन की सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट भी कमजोर नहीं थी। उसका दाहिना हाथ चमका और किलिन की ताकत से उसने जोरदार वार किया। एक काली लहर निकली जो डर और मौत की आहट साथ लाते हुए इनविंसिबल स्वॉर्ड के हमले से टकरा गई। गड़गड़ाहट। दोनों लहरें टकराईं और शोर और ताकत का विस्फोट हो गया। पर्पल लाइटनिंग और ब्लैक फ्लेम से पूरी दुनिया भर गई, जैसे टूटते तारे बरस रहे हों और पहले से बर्बाद जगह को और नष्ट कर रहे हों। जो भी बैरियर के पीछे थे, उन्होंने इन 2 दानवों की भयानक भिड़ंत देखी। चारों तरफ की तबाही देखकर उनके खून तक जम गए। कमबख्त, इनकी टक्कर हर पल और खतरनाक और दुनिया खत्म करने वाली होती जा रही है। अभी सदमा उतरा भी नहीं था कि जुओ फैन अपनी डिमोनिक सोर्ड लिए बाइली यूटियन की तरफ दौड़ा। उसकी आंखों में थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर बरकरार था, लेकिन उसने उसे अपने ऊपर केंद्रित रखने की बजाय उसे 1 मील लंबा काला अजगर बना दिया। वो उसके सिर पर खड़ा होकर पूरी ताकत से हमला करने बढ़ा। बाइली यूटियन के काबू में मौजूद जगह से लगातार बिजली गिरती रही, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ा। उस भयानक काले अजगर के सामने सारी थंडर ब्लेड्स बुझ गईं, जैसे वो सीधे सिर काटने आ रहा हो। बाइली यूटियन का दिल कांप गया। जुओ फैन की बहादुरी देख उसका चेहरा गंभीर हो गया। अब उसे समझ आया कि चाहे उसके पास कितनी भी ताकत हो, चाहे वो अपने इलाके में सबकी किस्मत काबू में रखता हो, पर जुओ फैन अकेला ऐसा है जो उससे अछूता है, एक राक्षसों में राक्षस जो खुलेआम खेल रहा है। बाइली यूटियन ने दिल मजबूत किया और अपने चारों ओर के स्पेस का काबू छोड़कर पूरी दुनिया की ताकत इकट्ठी कर दी। ताकत अचानक बहुत तेजी से बढ़ी जब वो इकट्ठा होकर एक जगह फोकस हुई। बाइली यूटियन ने अपनी तलवार आगे की, सारी पर्पल थंडर उसकी धार पर इकट्ठा हो गई। एक पल में ही बेहिसाब पर्पल थंडर उस पर उमड़ पड़ी, जिससे एक डरावनी ताकत का नजारा बन गया। एक तीखी चीख के साथ वो जमा हुई पर्पल थंडर बदलकर 300 मीटर लंबा एक विशाल पक्षी बन गई, जो बाइली यूटियन और डिवाइन स्वॉर्ड को लेकर उड़ रहा था। इतनी बेहिसाब ताकत उसके अंदर भर जाने के कारण वो विशाल पक्षी इतनी तेज चमक रहा था कि मानो सूरज हो। जुओ फैन और बाइली यूटियन की तलवारें फिर से टकराईं, लेकिन इस बार उनकी टक्कर महज उनकी अपनी ताकत पर नहीं थी। दोनों ने अपनी अपनी ताकत अलग अलग तरीकों से बढ़ाकर एक नए स्तर पर पहुंचा दी थी। जुओ फैन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड और अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम ने उसकी ताकत को 3 गुना कर दिया था। वहीं बाइली यूटियन ने अपने पास जो कुछ भी था, यहां तक कि दुनिया पर उसका कंट्रोल भी, सब कुछ पर्पल थंडर को एक पक्षी में केंद्रित करने में लगा दिया, जिससे उसकी ताकत 10 गुना बढ़ गई। जब इनविंसिबल स्वॉर्ड की ताकत चारों तरफ फैली रहती थी तो जुओ फैन उसका 1/3 संभाल लेता था। लेकिन अब जब वो सारी ताकत एक जगह सिमट आई तो जुओ फैन के पास उसका सामना करने का कोई रास्ता नहीं बचा। जुओ फैन अपने थंडर फ्लेम वाले काले ड्रैगन के साथ 2 मील दूर जा गिरा। इनविंसिबल स्वॉर्ड भी आधा मील पीछे जा गिरा। दोनों जैसे ही रुके, फिर से तलवारें उठाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। आसमान उनकी गूंजती टक्करों से कांप रहा था। एक काला ड्रैगन और पर्पल लाइटनिंग पक्षी जगह जगह टकरा रहे थे। कुछ ही पलों में उनकी तलवारें 100 बार टकराईं और दुनिया उनके कंपन से हिल उठी। जो दर्शक अब तक जिंदा थे वो और भी हैरान होते जा रहे थे। दोनों के पास इतनी ताकत थी कि वो लाखों सैनिकों को पल भर में मिटा सकते थे। वो खुद में विनाश के हथियार थे। कोई इंसान इतनी ताकत का हकदार नहीं, इसीलिए दुनिया में इन दोनों का एक साथ होना मुमकिन नहीं। दोनों जीत हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। आखिरकार उनकी टक्करों की आवाज, जो मानो मुर्दों को भी जगा दे, थम गई। एक जोरदार धमाके के साथ उनमें से एक जमीन पर जा गिरा और दर्जनों मील चौड़ा गड्ढा बन गया। डैंकविंग शेन का ग्रुप घबरा गया और बेली जिंगवे का ग्रुप खुशी से खिल उठा। गिरा हुआ था जुओ फैन। जुओ फैन गहरी मलबे के ढेर से उठकर खड़ा हुआ, खून थूकते हुए। वो हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। पर्पल लाइटनिंग पक्षी उसके ऊपर मंडरा रहा था।
इनविंसिबल स्वॉर्ड उस पक्षी के सिर पर बैठा था, अपने जीवन के सबसे ताकतवर अपोनेंट को देख रहा था। वो भी थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में एक मुस्कान थी। जुओफेन, तुम हार गए। चाहे तुम्हारा सोरिंग स्वॉर्ड आर्ट कितना भी ताकतवर हो, तुम जेनेसिस स्टेज में फंसे हो, युआन क्यूई की सीमा में, और स्पिरिट किंग जैसे मुझसे टक्कर नहीं ले सकते। बार बार पूरी ताकत से लड़ना तुम्हारी गलती थी। तुम भी तो वही कर रहे थे। जुओफेन ने कहा, स्पिरिट किंग स्टेज वाले हवा और जगह को कंट्रोल कर सकते हैं, मगर उनकी अपनी ताकत में इतना बढ़ोतरी नहीं होती। बूढ़े, इतनी ताकत को एक जगह सीमित करना तुम्हारे युआन क्यूई को मुझसे भी तेज खत्म कर रहा है। और तुम्हारा बूढ़ा शरीर इतनी ताकत कितनी देर तक सह सकता है? मुझे लगता है तुम हिल भी मुश्किल से पा रहे हो। बाइली यूटियन हंस पड़ा, उसका शरीर डगमगाया, हड्डियों से चरमराहट की आवाज आई, मगर उसकी नजरें अब भी लड़ाई पर थीं। क्यों परवाह करूं, मैं खड़ा हूं और तुम गिर गए। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने आसमान से आती रोशनी की तरफ देखा और होठों पर मुस्कान लाई। जब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा तब वहां जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। हा हा हा। बाइली यूटियन हंसते हुए भारी डिवाइन स्वॉर्ड उठाकर आखिरी वार के लिए तैयार हो गया। सब लोग सांस रोके देख रहे थे। जुओफेन ने अजीब सी मुस्कान दी। तुम्हारे जाने का वक्त अभी नहीं आया। हा हा हा। थंडर फ्लेम ड्रैगन नेस्ट। जुओफेन ने काली तलवार जमीन में घोंप दी। एक काली ताकत की लहर समुद्र की तरह फट पड़ी, जमीन काली हो गई। उसमें से लगातार दहाड़ें गूंजने लगीं। थंडर फ्लेम से भरे काले ड्रैगन आसमान में उड़ गए, सबके सब बेली यूटियन और उसके लाइटनिंग पक्षी की तरफ। हर तरफ अंधेरा छा गया। जुओफेन ने हंसते हुए कहा, इनविंसिबल स्वॉर्ड, तुम्हें अपने सारे स्पेस कंट्रोल को अपने ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मेरे पास एक डोमेन सोल है, और जब तुमने कंट्रोल छोड़ा तो मैंने उसे अपने लिए इस्तेमाल कर लिया। अब तुम मेरे ड्रैगन नेस्ट में हो, देखता हूं कैसे निकलते हो। हा हा हा। हजारों काले ड्रैगन लाइटनिंग पक्षी पर आग उगल रहे थे और उसे धीरे धीरे चीरते जा रहे थे। बाइली यूटियन ने ठंडी मुस्कान दी। एक मामूली डोमेन मेरा क्या बिगाड़ लेगा। उसने जोर से झटका दिया और लाइटनिंग पक्षी चीख उठा। पर्पल लाइटनिंग फट पड़ा और ड्रैगन नेस्ट एक धमाके के साथ ढह गया। तेज धूप फिर से इस बर्बाद बैटलफील्ड और उसके बूढ़े चेहरे पर आ गई। लेकिन इनविंसिबल स्वॉर्ड के पास प्रतिक्रिया देने का समय नहीं था कि एक आकृति उसकी आंखों के सामने आ पहुंची। इनविंसिबल स्वॉर्ड सख्त हो गया। उसने देखा कि उसके लाइटनिंग पक्षी में एक लंबा पतला छेद था, जो सीधा उस तक और फिर उसके आर पार जा रहा था। उसने नीचे देखा, उसके पेट में ब्लैक फ्लेम जल रही थी और टांगें पहले ही उसमें घिर चुकी थीं। इनविंसिबल स्वॉर्ड। एक ठंडी आवाज आई। मैंने कहा था मेरी स्वॉर्ड आर्ट निगलने के लिए बनी है। ड्रैगन नेस्ट तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हारी इंद्रियों को घेरने के लिए था। स्पिरिट किंग स्पेस कंट्रोल कर सकता है, इसलिए मुझे हर वक्त सावधान रहना पड़ता था। यहां तक कि मेरा डोमेन भी तुम्हारी रेंज से बच नहीं सकता था। अफसोस, तुमने सब अपने ऊपर फोकस कर लिया और अपना फायदा खो दिया। मैंने इसी मौके का इस्तेमाल करके तुम्हें धोखा दिया। बाइली यूटियन की भौं फड़की। उसने पीछे देखा तो जुओफेन शांत चेहरे के साथ ब्लैक फ्लेम से जलती तलवार थामे खड़ा था। इनविंसिबल स्वॉर्ड ने तलवार पकड़कर ऊपर की रोशनी की तरफ देखा। मन में नाखुशी थी, मगर फिर उसने दांत भींचकर सनरिंग स्वॉर्ड उछाल दी। जुओफेन, तुम जीत गए। अब डेविल माउंटेन पर जाओ, सनरिंग स्वॉर्ड लो और शिखर तक पहुंचो। उस तलवार की बेइज्जती मत करना। बाइली यूटियन ने आंखें बंद कर लीं और ब्लैक फ्लेम में जलकर राख हो गया। जुओफेन ने पर्पल ब्लेड को हाथ में महसूस किया, जो अपने मास्टर के लिए कांप रही थी। उसने आह भरी। इनविंसिबल स्वॉर्ड, एक काबिल ओपोनेंट। सेक्रेट डोमेन में एक छोटे से झोपड़े में एक युवक शतरंज की बिसात के सामने बैठा था। मोहरा रखने ही वाला था कि उसका हाथ कांपा और मोहरा लुढ़क गया। वो चला गया। उसने गहरी सांस ली। मॉर्टल डोमेन का स्पिरिट किंग चला गया। अफसोस, वो उस दुनिया में पहुंचने ही वाला था जिसकी वो हमेशा ख्वाहिश रखते हैं। उसके पास खड़ी परछाई बोली, इस बार का स्पिरिट किंग अलग था। उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था, मगर किसी वजह से रुका रहा। क्या इस बार भी वैसा ही हुआ? नहीं, इस बार वो सचमुच चला गया, जबकि पिछली बार उसकी मौजूदगी बस कमजोर हुई थी। किसी ने उसे आने से पहले ही मार डाला। मॉर्टल डोमेन में 2 स्पिरिट किंग थे। नहीं, किसी ने स्टेज कूदकर उसे मार डाला। वो आदमी चौंक गया। स्टेज कूदकर? मॉर्टल डोमेन जैसे बर्बाद जगह में पैदा हुआ स्पिरिट किंग तो बेशकीमती होता है, और किसी ने स्टेज कूदकर उसे मार दिया। ये तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि इतने सालों में उसने कभी लौटने के बारे में सोचा ही नहीं। अब जब वो लौटना चाहता था तो कोई उसे रोक नहीं सका। हा हा हा। एक मोहरा बिसात पर पटकते हुए युवक पागलों की तरह हंस पड़ा। उसकी हंसी सुनकर रूह कांप जाए। पैट्रियार्क। बाइली जिंगवे जमीन पर गिर गया। उसके पैर जवाब दे गए थे और चेहरे पर पूरी निराशा थी। सोल्ड स्टार एम्पायर के बाकी लोग सुन्न हो गए थे, जबकि एम्परर बेहोश होकर गिर पड़ा था। साम्राज्य का दिल, उनका भगवान पैट्रियार्क इनविंसिबल स्वॉर्ड मर चुका था। ये हो ही नहीं सकता। हर कोई सिर हिला रहा था, जैसे उस भ्रम से बाहर आ गया हो जो उन्होंने उस शख्स के लिए बना रखा था। इनविंसिबल स्वॉर्ड की राख हवा में बिखर चुकी थी और वो दैवीय तलवार जो हजारों सालों तक उसका साथी रही, अब जुओफेन के हाथ में थी।
इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता था। बेली जिंगवेई ने आंखें बंद कर लीं, आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे। स्वॉर्ड किंग्स घुटनों के बल बैठकर जमीन पर अपना सिर झुकाकर मारने लगे। सिर्फ शंगुआन फेयून वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर का बन गया हो। धिक्कार है, मैंने गलत दांव खेला। वो सोचता था कि इनविंसिबल स्वॉर्ड उसके मकसद में मदद करेगा, लेकिन देखा कि ये हमेशा अजेय रहने वाला इंसान आखिरकार हार गया। शंगुआन फेयून का दिल नफरत से भर गया था। कुछ लोग दुख में डूबे हुए थे तो कुछ के लिए ये नई जिंदगी की शुरुआत थी। बैली यूचेन गिर चुका था और ये बैली परिवार के पतन का संकेत था। वहीं कैदी लोग खुशी से झूम रहे थे। वो राक्षस बैली यूटियन चला गया। हा हा हा। जिदर स्वॉर्ड किंग ने आसमान की तरफ देखा, जैसे नए सूरज का स्वागत कर रहा हो। उसके होठों पर मुस्कान थी। अंधेरा सितारों को निगलकर नया सवेरा लाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन सच में आएगा। हा हा हा। लियू मुबाई की आंखें आंसुओं से भर आईं। सदियों से अपने कबीले की नफरत का बोझ वो उठाए चला आ रहा था, बिना किसी उम्मीद के कि कभी उससे छुटकारा मिलेगा। अब वो सब खत्म हो चुका था, जिससे स्वॉर्ड किंग के तौर पर 1000 साल की उसकी मेहनत सार्थक हो गई। हर कोई अपने अपने जज्बातों में डूबा था, कोई खुशी में, कोई गम में। जुओ फैन ने सनरिंग स्वॉर्ड को पकड़कर अपनी अंगूठी में रख लिया। डिमोनिक स्वॉर्ड हल्के से कांपी, जैसे कुछ मांग रही हो। जुओ फैन मुस्कुराया, मुझे पता है, लेकिन बाद में तुम्हें अफसोस नहीं होगा। पहले लौट चलें। डिमोनिक स्वॉर्ड ने आवाज़ की और जुओ फैन के शरीर में समा गई। जुओ फैन मुस्कुराया और नीचे उतर आया, सारी बाधाएं हटाकर कैदियों की बेड़ियां खोल दी। 1 घंटे के अंदर सब आज़ाद हो गए। पैलेस लॉर्ड वू रनडोंग सबसे पहले झुककर बोला। चेहरे पर अनंत आभार और श्रद्धा थी। बाकी डेविल पैलेस के शिष्य भी झुक गए, जैसे किसी चमकते रत्न को देख रहे हों। लेकिन उनके दिल में अब भी डर था कि कहीं इस महान इंसान को नाराज न कर दे। उसकी आंखों में देखने की हिम्मत तक न थी। उनकी खुशी को अनदेखा करते हुए जुओ फैन ने वू रनडोंग से कहा, अब सारी रुकावटें खत्म हो गई हैं। 1 महीने के भीतर इंपीरियल कैपिटल का काम पूरा करो। जी सर। वू रनडोंग झुक गया। लिंग यूनतियन चारों दिशाओं से आए बंदियों को लेकर झुककर बोला, सर जुओ, समय पर मदद के लिए शुक्रिया, वरना हम तो मारे ही जाते। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया था। मेरा मकसद एम्पायर से लड़ना था। वो मेरे रास्ते में आया तो मैंने हटा दिया, बस। इसमें कुछ व्यक्तिगत नहीं था। जुओ फैन ने सिर हिलाया। लिंग यूनटियन ने सिर झुकाया। हाँ सर, जुओ हमेशा ही अकेले चलते आए हैं, जमीन आसमान के झगड़ों से ऊपर। आपका एम्पायर से कोई बैर नहीं था, बस हमारे मकसद एक थे, इसलिए एक ही दुश्मन से भिड़े। लेकिन सर जुओ, अगर आपने एम्पायर के खिलाफ अपनी योजना हमें पहले बता दी होती तो हम मिलकर इसे आसान बना देते। हमें यूं तकलीफ क्यों दी? तुम मुझसे ये पूछने की हिम्मत रखते हो? 100 साल पहले तुम्हारे पास बैली यूटियन को हराने का मौका था, फिर क्यों रुक गए? लिंग यूनटियन चुप हो गया। जुओ फैन बोला, सेक्ट लीडर लिंग, ये नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मैं इंसानी फितरत पर भरोसा नहीं करता। सेंट्रल एरिया ने तुम्हें घेर लिया था, इसलिए मुझे ग्रैंड मार्शल बनाया। युद्ध के बाद मेरे शब्द की क्या अहमियत रहती? अब भी वही हाल है। अगर एम्पायर ने चारों लैंड्स पर हमला ना किया होता तो तुम कभी मेरी बात नहीं मानते। बैली जिंगवेई के जासूस को छोड़ भी दें, लोग सिर्फ तभी साथ आते हैं जब बाहर से कोई खतरा होता है ना? उफ। लिंग यूनटियन ने घबराकर हंसी निकाली और तुरंत बात बदल दी। ओ सर जुओ, जासूसों की बात करें तो धिक्कार है तुम्हें। बू शिंगयून, तुम्हारी लाश को हवा में बिखेर दूंगा। वो जासूसों की तरफ भागा, गालियां देते हुए, जैसे बड़ी जीत हासिल की हो। बू शिंगयून के लोग घबराकर भागने लगे, लेकिन लिंग यूनटियन के लोग उन्हें पकड़कर जमकर मारने लगे। जुओ फैन हल्की हंसी के साथ देखता रहा। ये बूढ़े बिग ब्रदर जुओ, मास्टर। लुओ युनहाई और उसकी पत्नी लुओ परिवार के साथ खुशी खुशी आए। जुओ फैन मुस्कुराकर हाथ जोड़ बोला, मैंने जो तुम्हें परेशानी दी उसके लिए चुप रहो। एक गुस्से से भरी आवाज आई और एक खूबसूरत शख्सियत तेजी से आई, उंगली उसकी छाती पर रख दी। तुम निकम्मे, इतने साल कहाँ थे? 100 साल से एक खबर तक नहीं भेजी? ऐसे तो तुम मरे ही रहते, बेहतर था। कम से कम हमें ये तो बता देते कि तुम जिंदा हो। सब कितने परेशान थे। जुओ फैन ने इनविंसिबल स्वॉर्ड की ताकत झेल ली थी, लेकिन एक सुंदर लड़की की उंगली का वार सहना मुश्किल था। वो बस कंधे उचकाकर बोला, यंग मिस, मैं बताना चाहता था, लेकिन हमेशा व्यस्त रहा और तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहता था। डर था। तो इसीलिए हमें अनदेखा करोगे? क्या हम इसमें खिंचकर नहीं आए? जो होना है होगा, चाहे तुम जहां भी हो। जो नहीं होना वो नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम नहीं थे। डर किस बात का? लुओ युनशांग ने बरसों का गुस्सा उस पर उतार दिया, फिर रोते हुए उसे कसकर गले लगा लिया, सिर उसकी छाती पर रख दिया। आंखें लाल थीं, आवाज कांप रही थी। मुझसे वादा करो, मत जाना। मैंने कहा था, चाहे जो हो हम साथ रहेंगे। प्लीज मत छोड़ना, ठीक है? जुओ फैन ठिठक गया, उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सिर हिलाया, जैसे समझ न आ रहा हो कि हाथ कहाँ रखे। यंग मिस, अपना हाथ दो। लुओ युनशांग ने उसका हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रखा।
फिर सिर उसकी छाती पर रखकर मुस्कुराते हुए रो पड़ी, लेकिन खुशी के आंसू थे। झुओ फैन ने नाक खुजाई, चारों तरफ देखा तो बाकी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे, कोई बीच में नहीं पड़ना चाहता था। ओ पैलेस लॉर्ड, मैं लोगों को इकट्ठा करके काम शुरू करता हूँ। इतनी जल्दी क्या है? मैंने अभी अभी इन्हें छुड़ाया है, कुछ दिन आराम तो करने दो। झुओ फैन ने देखा कि वो रंडोंग भाग गया, फिर यंग मिस को देखते हुए आ भरी। यंग मिस, मुझे अपनी पत्नी को ढूंढना है। लो युनशांग कांपी, लेकिन फिर भी कसकर पकड़े रही। कुछ देर बाद बोली, ठीक है, अगर तुम मिस किंगचेंग के पास जाते हो मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम मेरे जज्बातों को नहीं रोक सकते। यंग मिस, कुछ मत कहो। लुओ युनशांग सीधी खड़ी होकर मुस्कुराई, मैंने कहा था तुम्हें नहीं रोकूंगी और तुम मुझे नहीं रोक सकते। हम एक परिवार हैं। चलो घर लौट चलें। स्टीवर्ड झुओ, तुम्हारी सीट हमेशा तुम्हारे लिए खाली थी, चाहे जो करो हम साथ देंगे, यहां तक कि मिस किंगचेंग को ढूंढने में भी। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक तुम हमें छोड़ नहीं देते। लुओ परिवार के लोग भी सिर हिलाकर अपनी सच्चाई दिखा रहे थे। झुओ फैन ने उनके इरादों को महसूस किया और सिर हिलाकर कहा, अगर तुम चाहते हो तो ठीक है। लुओ परिवार का हेड स्टीवर्ड वापस आ गया है। सब खुशी से उछल पड़े, लेकिन उन्हें ऐसे देख झुओ फैन के चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में हल्की उदासी के साथ। मिलना तो बस बिछड़ने के लिए है। साथ के दिन अब कम बचे हैं। आरोहण का रास्ता लगभग पूरा है। रुको, उसे मत छुओ। अगर उससे कोई हिसाब है तो मुझसे करो। एक चीख ने झुओ फैन का ध्यान खींचा। उसने भौहें सिकोड़कर उधर देखा, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ गया। एक कैदी ने एक ताकतवर आदमी को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और हंसते हुए बोला, हा हा हा, तो यह है उस महान स्वॉर्ड किंग का हाल, हा हा हा। रुक जाओ, हम हार मान चुके हैं, अब तुम क्या करने वाले हो? बाली यूयू ने दांत भींचते हुए उन्हें घूरा। वो जवान तिरस्कार से हंसते हुए और घटिया नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्या करने वाला हूं पूछती हो? तुम लोग स्वॉर्ड किंग बनकर हमेशा सिर ऊंचा रखते थे ना? अब जब इनविंसिबल स्वॉर्ड मर चुका है तो चाहे जितना भी तड़फड़ा लो, कोई फायदा नहीं। तुम्हारा बचने का एक ही रास्ता है, हार मान लो और साथ निभाओ, वरना क्या? एक इस्पाती पकड़ ने उसका हाथ मरोड़ दिया। उस आदमी ने गुस्से से सिर घुमाया, लेकिन देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। मार्शल झुओ, ये सब कैदी आपके लिए ही तैयार किए हैं। बाली यूयू कांप उठी। उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसके बारे में वो पिछले 100 सालों से सपने देखती आई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। झुओ फान ने ताना मारा, तुम्हें मालूम भी है ये मेरे कैदी हैं? और जो नहीं जानता वो तो यही सोचेगा कि तुमने इन्हें पकड़ा है। वाह, कमाल कर दिया, तुमने सेंट्रल एरिया के स्वॉर्ड किंग्स को पकड़ लिया। मार्शल झुओ, मैं कभी ऐसी जुर्रत नहीं करता। आप तो 100 साल पहले भी चारों लैंड के ग्रैंड मार्शल थे। हम तो ये सब आपके लिए ही कर रहे हैं। कितनी बनावटी बातें। 100 साल पहले तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया और अब जब मैंने सेंट्रल एरिया पर कब्जा कर लिया तो तुम बीच में आना चाहते हो। झुओ फान ने उसे हवा में उछाल दिया और दूर फेंकते हुए बोला, मुझे इसकी जरूरत नहीं। बाकी सब चुपचाप सिर झुकाकर वहां से हट गए। इन मुनाफाखोरों को अनदेखा करते हुए झुओ फान ने बाली यूयू की तरफ देखा, जो उससे नजरें हटाए बिना देख रही थी। उसने उंगलियां चटकाईं और उसके बंधन खुल गए। मैंने देखा जब तुमने कीवर से लड़ाई की तो तुम्हें खरोंच तक नहीं आई। फिर ये चींटियां तुम्हें पकड़ कैसे पाईं? मैंने खुद अपनी कल्टीवेशन सील कर दी। तुम जीत गए और हम हार गए। उन कमीनों ने ब्रदर लेई को धमकी देकर मुझे मजबूर किया। अब मैं क्या कर सकती थी? या फिर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं पेट्रियार्क की तरह निडर बन जाऊं और तुम मुझे मार डालो? झुओ फान ने सिर हिलाया। मेरी लड़ाई उससे 100 साल से तय थी। ये एक इज्जतमंद मुकाबला था जिसमें कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। इस दौरान मैंने साम्राज्य पर अपने मकसद से कब्जा किया, लेकिन ये भी निजी बात नहीं थी। अब जब साम्राज्य मेरा है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम आज़ाद हो। आज़ाद? बाली यूयू चौंकी, तुम हमें सच में आज़ाद कर रहे हो? अगर हम बदला लेना चाहें तो? झुओ फान हंसा, इतनी सी ताकत से तुम बदला लोगी? हंसी मत दिलाओ। अभी नहीं, पर आगे चलकर। आगे भी नहीं। झुओ फान ने उसे बीच में रोका, जब मैंने तुम सबको हरा दिया तो मुझे आगे का कोई डर नहीं। अगर कभी तुम जीत भी गए तो इसका मतलब है मैं आलसी हो गया हूं और मरने के काबिल हूं। असली आदमी किसी चुनौती से नहीं डरता और मैं तो खुद एक चैलेंजर हूं। अपने लक्ष्य के लिए खुद को चुनौती देना ही मेरी वजह है, वरना मुझे उसकी जरूरत ही न पड़ती और मैं तुम्हारे हाथों पहले ही मर चुका होता। बाली यूयू की आंखें धुंधली हो गईं। तुम पेट्रियार्क जैसे ही हो, बल्कि उससे भी मजबूत। पेट्रियार्क हमेशा शीर्ष पर पहुंचना चाहता था, लेकिन पीछे छूटने से डरता था। तुम्हें ऐसा कोई डर नहीं और इसी वजह से तुम जीत गए। तुम्हारी तारीफ है। मुझे जिस चीज का डर है वहां तक तुम कभी नहीं पहुंच सकती। झुओ फान ने हाथ हिलाया और चलता बना, इन्हें ले जाओ और निकल जाओ। हम पहले भी अच्छा साथ निभा चुके हैं और ये उसी का शुक्रिया है। बाली यूयू ने उसे देर तक देखा, फिर बाकियों को इशारा किया कि बंधन खोल दें। तभी अचानक एक दहाड़ से आसमान कांप उठा। कोई झुओ फान की तरफ लपका। झुओ फान? अब क्या? झुओ फान ने हमलावर की गर्दन पकड़ ली। वो था बैली जिंगटियन।
इनविंसिबल स्वॉर्ड का बदला लेना चाहते हो? मैंने कहा था तुम में वो काबिलियत नहीं, लेकिन चूंकि तुमने मुझे चुनौती दी है तो मैं भी उसी तरह जवाब दूंगा। झुओ फान ने उसकी सांस रोकते हुए पकड़ मजबूत कर दी। मैं उस नफरत को अनदेखा कर सकता हूं जो तुम सबके दिल में उबल रही है, लेकिन जैसे ही तुम कुछ करने की कोशिश करोगे उसके नतीजे भी भुगतोगे। रुको। बेली यूलेई दौड़ता हुआ आया और हाथ जोड़कर बोला, सर झुओ, कृपया क्राउन प्रिंस को छोड़ दीजिए। अगर मारना ही है तो मुझे मार दीजिए। झुओ फान ने आंखें सिकोड़ लीं। बेली यूलेई, 100 साल पहले हमारे रिश्ते कुछ बेहतर थे। हालांकि वो किसी और की मदद के लिए था और उसी वजह से तुमने मेरी मदद की, लेकिन मैं उसे भी एहसान मानता हूं। मगर क्राउन प्रिंस के लिए इतनी दूर तक क्यों? यह भी उसी वक्त की बात है। 100 साल पहले उसने जाना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन कभी इसका खुलासा नहीं किया। 100 साल तक अपना वादा निभाकर उसने मेरी दोस्ती कमाई। क्या तुमने सोचा नहीं कि इसके पीछे उसके अपने कारण हो सकते हैं? झुओ फान ने भौं उठाई। योर हाइनेस, तुम कोई सेंट तो नहीं जो एहसान को यूं ही निभाते रहो। बेली जिंगटियन बोला, क्राउन प्रिंस होने के नाते मैंने सीखा है राज कैसे करना है। इसमें एहसान का कोई लेना देना नहीं, ये तो बस राजनीति है। लेकिन हाँ, जब तुम्हारी ब्लैक फ्लेम मुझ पर थी तो थंडर स्वॉर्ड किंग ने मेरी जान बचाई। उसने मेरा हाथ काट कर सही किया। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन कर नहीं सका क्योंकि इसका मतलब था सब खत्म हो जाना और मेरा सिंहासन चला जाना। क्या तुमने कभी सुना है कि कोई लंगड़ा इंसान इंसानी इतिहास में सिंहासन पर बैठा हो? थंडर स्वॉर्ड किंग ने मेरा संकट हल कर दिया और मेरी जान बचाई। लेकिन बाद में मैंने उनकी तुम्हारे साथ की पहचान छुपाने में मदद की बिना सोचे कि इसके क्या मायने होंगे। लेकिन एक हाथ के बिना मैं हमेशा अकेला रहने वाला था, तो फिर क्यों स्वॉर्ड किंग को दुश्मन बनाता? ये सब अपनी हिफाजत के लिए था और मुझे इसे राज रखना पड़ा। देखा, उसने सब सोच समझ कर किया और तुम्हारे लिए नहीं। मुझे लगता है तुमने इन सालों में उसका ख्याल रखा है, तो अब बराबर हो गए। झुओ फान हंसा। बेली यूलेई की भौं कांपी। फिर भी मैं इसे दोस्ती मानता हूं कि उसने इतने साल इसे राज रखा और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे छोड़ दें। ठीक है, चूंकि तुमने इसके लिए दोस्ती दिखाई तो मैं भी तुम्हारे लिए वही करूंगा, लेकिन सिर्फ इस बार। कम से कम ताकत आने तक मेरे सामने मत आना। झुओ फान मुस्कुराया और छोड़ दिया। फिर चलते हुए बोला, 1 महीने बाद मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, वहां जहां तुम्हारा पेट्रियार्क जाना चाहता था। जिसे भी आना हो आ सकता है, क्योंकि मेरे पास लोग कम हैं। हाँ हाँ हाँ। बेली जिंगटियन ने आंखें सिकोड़ लीं। इसका इरादा क्या है? पेट्रियार्क को मारने के बाद हमें अपने साथ मिलाना चाहता है? ऐसा कभी नहीं। कहना मुश्किल है। पहले ही मन बना चुकी बाली यूयू बुदबुदाई। पेट्रियार्क और झुओ फान ने इज्जतमंद मुकाबले में अपनी जान दांव पर लगाई। पेट्रियार्क के मरने पर उसके दिल में कोई नफरत नहीं थी। कल्टिवेटर के बीच एक चैलेंजर से क्या दुश्मनी हो सकती है? योर हाइनेस, जब तक ये जज्बा नहीं आएगा तुम मजबूत नहीं बन सकते। देखो खुद को। 100 साल बाद भी तुम ये लिन और OUYANG चांकिंग जैसे लोगों को नहीं हरा पाए जिन्हें कभी तुम हरा चुके थे। एक हाथ न होना तुम्हारी ताकत को इतना कम नहीं कर सकता। ये सोचो कि पिछले 100 साल में तुमने किया क्या है। बेली जिंगटियन के दिमाग में बस एक ही चीज थी, नफरत। उसे झुओ फान से नफरत थी कि उसने उसका हाथ काटा, उसकी हैसियत छीनी और सब लोग उसकी कमी का मजाक उड़ाते थे। ये नफरत उसके दिमाग पर इतनी हावी हो गई थी कि वो सनरिंग सोर्ड आर्ट को लगभग भुला ही बैठा था। बेली जिंगटियन ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उस आदमी को हराने के लिए जिससे वो जिंदगी भर नफरत करता रहा, पहला कदम यही था कि नफरत छोड़कर अपनी नजरें शीर्ष पर लगाए। बाली यूयू ने उसे देखा और हल्की सी चालाक मुस्कान दी। चलो फिर सब चलें उस मजबूतों की दुनिया में जिसे पेट्रियार्क देखना चाहता था। कम से कम उसकी आत्मा को सुकून मिलेगा ना। हाँ हाँ हाँ। तुम तो बस उस लड़के के पास रहना चाहती हो। बेली यूलेई ने उसकी तरफ देखा और सिर हिला दिया। एक और जगह पर हुए शोरगुल के बीच बेली जिंगशी और बेली जिंगवेई को धक्का दिया जा रहा था और गालियां दी जा रही थीं। बू शिंगयून और बाकी जासूसों को बुरी तरह पीटा जा रहा था। लुओ युनहाई की भौं कांपी। वो अब भी प्राइम मिनिस्टर और एम्परर हैं, चाहे कैदी ही क्यों न हो। उनका ऐसा अपमान क्यों? विजेता को इनाम मिलता है और वो हार गए। झुओ फान वहां से गुजरा, लेकिन क्या? यहां तो मैं विजेता हूं। इन चारों लैंड के लोग तो बस कैदी थे और अब खुद को मालिक समझने लगे। लुओ युनहाई ने कहा, बड़े भाई झुओ, बेली जिंगवेई बुरा है, लेकिन उसने कभी हमारी इज्जत नहीं तोड़ी। मैं चाहता हूं हम खुद उसे संभालें। हाँ, मैं हमेशा एक जैसा जवाब देता हूं। मैं उसे मार सकता हूं, लेकिन उसका अपमान नहीं करूंगा। झुओ फान ने सिर हिलाया। तुम क्लान हेड हो, जैसा चाहो करो। लुओ युनहाई खुश होकर आगे बढ़ा। झुओ फान ने सिर हिलाया। देखा, ये तुम्हारे लिए मेरी आखिरी सीख थी। अच्छे और बुरे में, सही और गलत में। अब बताओ, यहां कौन सही है और कौन गलत? मिस मोरोंग, प्रूफ तो यही है, वो सबसे ऊंचा एम्परर और सबसे बड़े प्राइम मिनिस्टर इस पूरी दुनिया के। बहुत अकड़ दिखा ली, बहुत शान मार ली, अब देख कहां पहुंच गए, मेरे पैर के नीचे। ही, आखिर तुम्हें भी अपना हिसाब मिल गया। अब हमारी बारी है इन बड़े लोगों से खेलने की। हाँ हाँ हाँ। बेली जिंगवेई का दल दांत पीसते रहे मगर कुछ नहीं बोले।
वे जो भी जलील कर रहे थे, चाहे वो शारीरिक हो या दिल पर चोट करने वाला, सब सहते रहे। उधर मारने वाले और भी बेलगाम हो गए, बस तब रुके जब लुओ यूनहाई आकर बीच में पड़ गया। लेकिन जाते जाते भी उनके चेहरे पर एक चौड़ी और तिरस्कार भरी मुस्कान थी, जैसे कोई जीता हुआ कमजोर हो। मुरोंग शुए ने सिर हिलाया, मन में डिसअपॉइंटमेंट लेकर बोली, ये लोग जो कभी खुद को सम्मानित कहते थे, मुश्किल वक्त में अपनी जनता को छोड़ भाग गए, अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया, और अब जीतने के बाद ऐसे इतराते हैं जैसे बड़े शेर हो गए हों, हार चुके दुश्मन को सताते हैं। यहां तक कि बैली जिंगवेई, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और महान दिमाग था, वो भी इतना नीचे नहीं गिरता। झुओ फान ने हल्की मुस्कान दी और वहां से निकलते हुए उसकी आंखों में एक गहरी चमक आ गई। अच्छाई और बुराई का जन्म विचारों से होता है। इस दुनिया में कौन है जो अपने जंगली नेचर को रोक सके? हा हा हा। साम्राज्य की राजधानी गिर चुकी थी। शांगुआन फेयुन और जासूसों को तो दूसरे इलाकों के मुखियाओं ने अपने साथ ले लिया, बाकी बचे कैदियों को लुओ क्लैन को सौंप दिया गया ताकि वे निपटारा करें। ये खबर आग की तरह पूरे साम्राज्य में फैल गई, जिससे बाकी बचे सेनाओं का हौसला टूट गया, जो अब भी तीनों लैंड्स की सेनाओं से लड़ने की कोशिश कर रही थीं। साम्राज्य गिर चुका था और उसका केंद्रीय क्षेत्र भी अब खत्म हो चुका था। यही अब नई सच्चाई थी। ईस्टर्न लैंड की बगावत भी जल्द ही जीत गई और शांगुआन क्लान को फिर से शासन सौंप दिया गया। पांचों लैंड्स में फिर से शांति लौट आई। धर्मा किंग्स अपने पुराने कामों में लग गए, अपने अपने इलाकों का प्रबंधन संभालने। झुओ फान ने भी सब कुछ किनारे रखकर लुओ क्लान के साथ आराम करने का मन बनाया। लुओ सिफान और बाकी 2 बच्चे अब तक चिंता में थे। उन्होंने अपने माता पिता का खुशी से स्वागत किया। वहीं लुओ अलायंस के बुजुर्गों ने देखा कि पहला महान स्टीवर्ड भी लौट आया है, तो सबने झुककर गहरी श्रद्धा दी। बच्चों को तब एहसास हुआ कि स्टीवर्ड झुओ अलायंस के लिए कितना बड़ा अस्तित्व है, और ये भी कि वो अंधा नहीं है। ये बात उन्हें हैरान कर गई। झुओ फान ने पुराने दोस्तों से मुलाकात की, उन्हें अलग तरह का सुकून दिया। 3 दिन बाद झुगे चांगफेंग और झुओ फान लुओ क्लान के पिछवाड़े में बैठे गपशप और शतरंज का खेल खेल रहे थे। लुओ सिफान ध्यान से देख रही थी कि मोहरे तेजी से बोर्ड पर घूम रहे हैं। उसने झुगे चांगफेंग को गहरी सोच में डूबा देखा और हाथ उठाकर बोली, दादाजी झुगे, ये लो। हा 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 यंग मिस, अगर मैं इसे यहां रखूं तो खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा और स्टीवर्ड झुओ को मारने का मौका भी नहीं मिलेगा। झुगे चांगफेंग ने हंसते हुए अपनी दाढ़ी सहलाई और हाथ जोड़कर बोला, स्टीवर्ड झुओ की शतरंज की चालें अब और तेज हो गई हैं। मैं पूरी तरह हार मानता हूं। लुओ सिफान ने मुंह फुला लिया, दादाजी झुगे, आप तो 10 बाजियां हार चुके और कहते थे कि आप वेस्टर्न लैंड में सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं, तो फिर क्यों? वो तब था जब स्टीवर्ड झुओ मौजूद नहीं था, क्योंकि मैं 100 साल पहले भी उनसे एक बार हार चुका हूं। हा हा हा। झुओ फान मुस्कुराया, प्राइम मिनिस्टर झुगे, अब भी उस हार का मलाल है। हा हा हा। बड़े भाई झुओ, मास्टर। लुओ यूनहाई और उनकी पत्नी आए और उन्हें झुककर प्रणाम किया। झुगे चांगफेंग और लुओ सिफान भी खड़े होकर प्रणाम करने लगे। क्लैन हेड मैडम, माँ, पापा। यूनहाई, तुम क्लैन हेड हो, मुझे तो तुम्हारे पास आना चाहिए। तुम इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? लुओ यूनहाई मुस्कुराया, बड़े भाई झुओ, आप मजाक कर रहे हैं। मैं तो आपको बुलाने की सोच भी नहीं सकता। सुना है आप लौट आए हैं और हमारे वेस्टर्न लैंड के कई पुराने दोस्त आपसे मिलने आए हैं, यहाँ तक कि एग्जॉल्टेड भी। एग्जॉल्टेड डबल ड्रैगन्स। लुओ सिफान चौंक गई। एग्जॉल्टेड तो शायद ही कहीं जाते हैं और मैंने भी उन्हें कभी नहीं देखा। सोचो, वे हमारे दरवाजे तक आ गए। ये तो होना ही था। झुगे चांगफेंग मुस्कुराया, स्टीवर्ड झुओ ने इनविंसिबल सोर्ड को हरा दिया, जो दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट था। अब वो लुओ क्लैन में है और इस वजह से लुओ अलायंस की शोहरत और भी बढ़ गई है। कहते हैं लुओ क्लैन ने बैली को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा क्लैन बन गया है। एग्जॉल्टेड को अब इज्जत दिखानी ही पड़ेगी और पहले की तरह घमंडी नहीं रह सकते। लुओ सिफान ने मुंह से वाह निकाला और झुओ फान को ऐसे देखा जैसे कोई अनमोल रत्न देख रही हो। अंकल झुओ तो कितने महान हैं। झुओ फान खड़े होकर बोले, चूंकि हमारे संबंध अच्छे हैं तो चलो उनसे मिलते हैं, फिर शायद मौका न मिले। रुको। झुओ फान ने मुड़कर देखा, शुआंगर, बहुत दिन हो गए। मैं इतने दिन से लुओ क्लैन में हूं, फिर भी तुम नजर नहीं आई। कहाँ थी तुम? हा हा हा। होली मेडन। झुओ फान हंसते हुए बोला, मगर उसे अब भी अजीब लग रहा था, क्योंकि शुआंगर को तो पता होना चाहिए था कि वो लुओ क्लैन में है, फिर भी मिलने नहीं आई। लुओ यूनहाई का दल मुस्कुराया। यून शुआंग भी मुस्कुराई और झुओ फान का हाथ पकड़कर बोली, मेरे साथ चलो। मेरे पेट्रियार्क तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम्हारे पेट्रियार्क? शुआंगर की आंखें चमकी। हाँ, मेरे यून क्लैन के पेट्रियार्क सॉवरेन यून, जो 10 प्राचीन सॉवरेन्स में से एक हैं, वे डिमोनिक एम्परर झुओ यिफान से मिलना चाहते हैं। झुओ फान का दिल एकदम सख्त हो गया और चेहरा गंभीर हो गया। गायब सॉवरेन यून क्या मॉर्टल डोमेन में थे? 10 दिन बाद घने जंगल में एक आदमी और एक औरत भागते भागते कुछ खंडहरों में पहुंचे। हर पत्थर पर बेलें लिपटी थीं या फिर जंगल की हरियाली में छिपा था। क्या यही है यून क्लैन का पैतृक घर?
यून शुआंग ने सिर हिलाया। यून क्लैन ने ये जगह बहुत पहले छोड़ दी थी और ये उजड़कर खंडहर बन गई। अगर पांचों लैंड्स का युद्ध इतना बड़ा न हुआ होता तो मैं कभी यहाँ अपने पेट्रियार्क का आशीर्वाद लेने न आती। फिर मैं यहीं रुक गई और उनके मार्गदर्शन में कल्टीवेशन करने लगी। यून शुआंग ने हाथ से एक संकेत किया और वहां बिखरे पत्थरों में लहर सी दौड़ गई। सामने की हवा चमकने लगी। चलो, मुस्कुराते हुए उसने झुओ फान का हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ी। दोनों ने उस चमकते हवा के पर्दे में प्रवेश किया और खुद को एक अंधेरी गुफा में पाया जहां उनके शरीर पर उनका कोई काबू नहीं था और वे अंतरिक्ष में तैरने लगे। वहां केवल अनगिनत तारे थे जो एक रहस्यमयी रोशनी फैला रहे थे। उनकी आंखों के सामने एक 300 मीटर ऊंचे बूढ़े आदमी की छवि प्रकट हुई जो सफेद ऑरा छोड़ रहा था और इस अंधेरे में उजाला फैला रहा था। मेरे स्टार स्पेस में आपका स्वागत है, डेमोनिक एम्परर झुओ यीफान। आप सॉवरेन यूं हैं? झुओ फान का दिल कांप उठा। सॉवरेन से मिलना अब भी चौंकाने वाला था। उसने झुककर आदर से कहा, प्रणाम वरिष्ठ। यून शुआंग ने भी झुककर कहा, प्रणाम पेट्रियार्क। ऐसा करने की जरूरत नहीं, मैं तो बस एक छाया हूं। सॉवरेन यून का चेहरा गंभीर हो गया। डेमोनिक एम्परर झुओ यीफान, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? झुओ फान अब भी झुके रहे। मैं नहीं जानता, कृपया मार्गदर्शन दें वरिष्ठ। क्योंकि तुमने कुछ खो दिया है, उसके बिना तुम मर जाओगे। सॉवरेन यून की आवाज में सख्ती थी। लड़के, तुम्हारी मौत कोई खास बात नहीं, लेकिन इसका असर हर जीवित प्राणी पर पड़ेगा और सबके लिए दुख लाएगा। तुम्हें उसे वापस पाना ही होगा, समझे? झुओ फान ने कुछ सोचा और कहा, वरिष्ठ, मैं क्या ढूंढ रहा हूं? तुम अच्छी तरह जानते हो क्या? सॉवरेन यून गर्जे, तुम किस्मत के बाहर काम कर रहे थे और मैं तुम्हारा भविष्य नहीं देख सकता था, मगर मैं तुम्हारा अतीत देख सकता था। लेकिन इन सालों में मैं तुम्हारे लिए अंधा हो गया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कुछ था जिसने तुम्हें अपनी सारी चतुर चालों में मदद दी। जानते हो वो क्या है? झुओ फान ने अंदाजा लगाया। क्या वो वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? सिर्फ तुम जानते हो तुम्हें क्या ढूंढना है, मैं तो बस याद दिला रहा हूं। सॉवरेन यून ने रहस्यमयी अंदाज में हाथ उठाया और उसमें से एक काला गोला प्रकट हुआ जिसे उन्होंने झुओ फान की ओर उछाल दिया। ये एक 6th स्टेज का सेक्रेड हथियार है जिसे मैंने अपनी पूरी शक्ति से बनाया है। वर्ल्ड ब्रिज, कोई भी जगह इसकी पहुंच से बाहर नहीं। बस जैसे ही तुम कहीं का सोचोगे, ये तुम्हें वहां ले जाएगा और तुम्हें उस चीज या व्यक्ति तक पहुंचाएगा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। ये तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने में भी मार्गदर्शन करेगा। तो गाइस, इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको कहानी पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ मैक्स मांगा एक्सप्लेन से। बेल आइकन भी ऑन कर लेना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। कल फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।